ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टिश्यूज होते क्या है। टिश्यूज कहने का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का सेल है और वो सेल्स किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे मिलकर, तभी जाकर हम उसे टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू कहने का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स performing a particular function, performing a particular function, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके मसल्स सेल्स हैं, तो मसल सेल्स सारे मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पांचों उंगलियां हैं, हम इनको मूव कर रहे हैं, पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी टिश्यू, यहाँ पर जितने भी ये सेल्स हैं, सब मिलकर कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पर्टिकुलर फंक्शन को काम कर रहे हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? टिश्यूज। दैट विल बी कॉल्ड एज टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं ये क्लियर है? ठीक है। कोई भी तरह के टिश्यू हो, सबका काम यही होता है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यदि वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन के टिश्यूज है, वो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तब उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यूज। अब जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो टिश्यूज होंगे ही नहीं, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज मिल जाएंगे, तो वो फिर क्या बना देंगे? एक ऑर्गन को। फिर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कहने का मतलब है सेल है, ठीक है। तो जब सेल मिलेगा तो वो बनाएगा क्या चीज को? टिश्यूज को। टिश्यूज मिलेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन को। ऑर्गन मिलेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम सब मिल जाएगा तो एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग बीइंग के अंदर। तो टिश्यू जो हम कहते हैं, तो टिश्यू कहने का सीधा सा मतलब हो गया कि टिश्यू विल बी प्रेजेंट ओनली इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और नॉट। किसमें प्रेजेंट होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा। डिवीजन ऑफ लेबर होगा, मतलब अलग अलग तरह के टिश्यू जो होंगे वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे या एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डाइजेशन में काम करेंगे, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मूवमेंट का काम करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। मतलब अलग अलग तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो मोर इफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर। ये मैंने आपको सेल में भी पढ़ाया था, ऐसा समझ में। अब जब हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की, तो जितने भी टिश्यूज हैं उन सबको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जैसे या तो वो प्लांट के टिश्यूज होंगे या वो एनिमल के टिश्यूज होंगे। तो यदि आप प्लांट और एनिमल टिश्यूज को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है यू हैव कंप्लीटेड द टिश्यूज और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यूज को। जितने भी प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं उनको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं उनको ब्रॉडली हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? दो भागों में। प्लांट टिश्यू दो तरह के हो गए, या तो वो उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी या उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो हैव एबिलिटी टू डिवाइड, loses the ability to divide, loses the ability to divide।
तो जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है उनका एक ग्रुप हो गया, जो लूज कर दी एबिलिटी उनका एक ग्रुप हुआ। ऐसा समझ में? अब जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, उन कार्ड टिश्यूज को हम कहते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज। क्या कहते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स which have the ability to divide, so that group of tissues will be called as what? Meristematic tissues. अब प्लांट के अंदर जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं उनको भी हम ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो एपिकल होंगे, या तो वो एपिकल होंगे। एपिकल कहने का मतलब होता है प्रेजेंट एट द टिप, प्रेजेंट एट द टिप और द टॉप ऑफ द प्लांट। अब प्लांट जो होता है, प्लांट के 2 टिप होते हैं, एक तो अपर टिप और दूसरा लोअर टिप। तो अपर टिप जैसे मान लीजिए प्लांट होते हैं तो जहां स्टेम होता है तो एक टिप रीजन होता है, वहां से ग्रोथ होते रहता है, और रूट जो होता है उसका एक टिप होता है, वहां से ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, तो ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर सेल के अंदर डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है। यदि वो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी यूज कर देगा तो उसके अंदर ग्रोथ भी रुक जाएगा। जैसे कि आप लोग हो, आप लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में हो या नहीं हो, तो आपके अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं। जब वो डिवाइड करेंगे तो उनके नंबर बढ़ेंगे या उतने ही रहेंगे? बढ़ेंगे। तो जब नंबर बढ़ेंगे तो आपके अंदर ग्रोथ होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन आफ्टर एज ऑफ 22 और 25 व्हाट हैपेंस? द ग्रोथ स्टॉप्स। दैट मीन्स द सेल डिवीजन हैज स्टॉप्ड और नॉट? सेल डिवीजन रुक गया है, तो सेल डिवीजन रुक गया तो नए सेल नहीं बन रहे हैं, नए सेल नहीं बन रहे हैं तो आप में ग्रोथ नहीं होगा। प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर परमानेंट ग्रोथ होते रहता है। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर ग्रोथ कभी नहीं रुकता है। जैसे मान लीजिए प्लांट है, उसके स्टेम को काट दीजिए, फिर ग्रोथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्रांच निकल जाता है तो उसमें ग्रोथ होते रहता है। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं तो एक टाइप कौन सा है? एपिकल, व्हिच आर प्रेजेंट एट द टिप। दूसरा होता है लेटरल एंड तीसरा इंटरकैलरी। लेटरल कहने का मतलब क्या होता है? साइड वाइज ग्रोथ। जैसे आप देखना, जैसे आम का पेड़ है तो आम का पेड़ जब इतना बड़ा रहेगा तो उसका तना पतला सा होता है, जब वो बड़ा सा होता है तना भी तो मोटा हो जाता है। तो तने में जो ग्रोथ हो रहा है वो लेटरल ग्रोथ हो रहा है, साइड वाइज ग्रोथ। तो जो साइड वाइज ग्रोथ होता है उसे क्या कहते हैं? लेटरल ग्रोथ। है समझ में? ठीक है, वो एक डाइकॉट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मोनोकॉट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। जैसे बैम्बू ट्री है, ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। जैसे बैम्बू ट्री है तो वो मोनोकॉट है, तो बैम्बू ट्री मान लीजिए बहुत बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन यदि उसके नीचे देखोगे तो पतला सा ही रहता है बांस। और उतना बड़ा यदि आम का, अमरूद का या जामुन का पेड़ हो जाए तो तना मोटा कितना हो जाता है? क्योंकि वो डाइकॉट है। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेटरल ग्रोथ होता है। जो मोनोकॉट होते हैं उनमें लेटरल ग्रोथ नहीं होता है। अब मोनोकॉट को पहचानने के लिए तुम्हें एक तरीका बताता हूं, जिसके लीफ में ऐसे पैरेलल वेरिएशन हो, ऐसे वेरिएशन होंगे ना, जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, तो उनके पत्ते देखना उनमें ऐसे ऐसे वेरिएशन होता है। तो ऐसे वेरिएशन होते हैं मोनोकॉट है। तो ये कितना भी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो उसका जो नीचे का तना हो पतला ही रहेगा, उसमें लेटरल ग्रोथ नहीं होता है। जिसके पत्ते रेटिकुलेट होते हैं इस तरह के, आम के पत्ते देखना उनमें इस तरह का वेरिएशन होता है, तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन, और ये डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर लेटरल ग्रोथ होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी कहने का मतलब होता है द ग्रोथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स। जैसे गन्ना तो तुम्हारे एरिया में होता है, तो गन्ने में देखना, मान लो ये गन्ना है तो गन्ने में ऐसे गांठ होता है एक रेगुलर इंटरवल पे, होता है।
यस सर। जब गन्ना छोटा होता है तो इस गन्ने के बीच का जो गांठ का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। जैसे जैसे गन्ना बढ़ेगा ये डिस्टेंस भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो इसे कहते हैं इंटरकैलरी। मतलब उस ग्रोथ के लिए भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? सो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरकैलरी। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, यहाँ एक पत्ता निकल गया, यहाँ एक पत्ता निकल गया। जब ये ग्रो करता है तो तुम एक साल के बाद देखोगे ये पत्ते यहाँ पे हो जाएंगे, ये इनके डिस्टेंस बढ़ जाएंगे बीच में। तो ये इंटरकैलरी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये मतलब इन सब जगह पे ग्रोथ हो रहा है, ऐसा मतलब एक सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनके अंदर ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो नहीं लॉस हो चुकी है, ठीक है। उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज, वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। तो दे आर द ग्रुप ऑफ cells which have lost the ability to divide or not, ठीक है। तो ये डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर देते हैं। तो जब डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो गया तो क्या ये ग्रोथ में मदद करेंगे? हम लोग बात कर रहे थे कि जो जिनके अंदर डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लूज जाती है तो दे विल बी कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। तो उन परमानेंट टिश्यूज को भी हमने दो ग्रुप में रखा है। एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू को अलग अलग डाल दिया और एक है परमानेंट टिश्यू। तो एक बात है, जब उसने डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर दी, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां पर ग्रोथ ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो फिर करेगा क्या? वो या तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या वो पैकेजिंग वर्क में इन्वॉल्व होगा टिश्यू जो है, ताकि वो लूज सा ना रह जाए, ठीक है, कहते सॉलिड सा बन जाएगा। तो उन सब कामों में परमानेंट टिश्यूज काम करेंगे। अभी जितने परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनको भी हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यूज है ये तो नाम से ही क्लियर है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो उनका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल मैं आपको इंट्रोडक्टरी चीजें बता रहा हूँ, जिससे जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज को भी हमने दो ग्रुप में बांट दिया। या तो वो सिंपल टिश्यूज होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होंगे, ठीक है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में फर्क क्या है समझिए। इफ द टिश्यूज आर मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होंगे टिश्यूज, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इफ द टिश्यूज इज मेड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स, so that type of tissues will be called as what? Complex permanent tissues, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन सिंपल में भी कितने हो गए? तीन, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन तरह के टिश्यूज होते हैं जो किसके एग्जांपल है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहने का मतलब क्या हो गया? दे विल बी हैविंग ए सिंगल टाइप ऑफ सेल और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट और नॉट। और इसको जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं इसको ब्रॉडली हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड एज जाइलम, अनदर इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल और नॉट, सो दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग जो आज सबसे पहले बात करेंगे, वी विल टॉकिंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।
ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, समझ में आ गया? अब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे, इसका मतलब प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैस्मेटिक टिश्यूज। मैस्मेटिक टिश्यू, अभी बात समझो। सबसे पहले जो कोई भी टिश्यू पढ़ोगे उसमें तुम्हें दो चीजें केवल पढ़नी है या तीन चीजें समझ लो। एक तो लोकेशन, वो कहां पे प्लांट पे किस जगह पे वो मिलेगा तुम्हें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप पहचानोगे कैसे कि वो वही टिश्यू है। मैं कहता हूं मैस्मेटिक टिश्यूज है, आप कैसे पहचानोगे कि वो मैस्मेटिक टिश्यूज है? तो उसके लिए क्या जानना होगा? लोकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लो मैंने आज तक जिंदगी में कभी सीलिंग फैन नहीं देखा ना सुना, ठीक है, तुम्हें बताना है मुझे कि सीलिंग फैन कौन, क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, तो तुमको बताना है मुझे। तो तुम मान लो ये रूम है, इस रूम में सीलिंग फैन है, इस रूम में सीलिंग फैन है या नहीं है? सीलिंग फैन किसे कहते हैं मालूम है? या सो नो में कुछ दो, और सबसे अच्छा तो ये है नो बोल दो, और डाउट नहीं होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। सीलिंग फैन कहने का मतलब है, सीलिंग मतलब फ्लोर, छत, जो छत पे लगा हुआ फैन हो उसे कहते हैं सीलिंग फैन, ठीक है। वॉल पे लगा हुआ फैन हो तो वॉल फैन, टेबल पे रखा हुआ फैन हो तो टेबल फैन, और किसी का फैन हो तो फिर फैन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सीलिंग फैन के। तो अब मान लो मुझे नहीं मालूम है कि सीलिंग फैन किसे कहते हैं, अब मैं आके बल्ब को भी तो मालूम है सीलिंग फैन है। यदि मुझे नहीं कुछ मालूम है तो तुम मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताओगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे? तुम मुझे बताओगे कि आप जैसे रूम में जाओगे, ठीक है, आप छत को देखना, ये तो मुझे मालूम है छत नीचे नहीं होता ऊपर होता है, मैं ऊपर ही देखूंगा नीचे नहीं देखूंगा, ठीक है। छत में आपको कुछ लटका हुआ चीज दिखाई देगा जिसमें पंखुड़ियां लगी, पंखे टाइप लगे हुए होंगे, 3-4 ब्लेड लगे हुए होंगे, ठीक है, और जैसे ही लाइट ऑन करोगे वो घूमने लगेगा, ठीक है, तो समझ लेना वो सीलिंग फैन है। अब मैं आया, मैंने यहाँ होता है बल्ब भी लगा हो सकता है, तो बल्ब और फैन दोनों लगा हुआ है, लेकिन मैं यदि लाइट ऑन करता हूं तो बल्ब घूमेगा नहीं, घूमेगा कौन? फैन, ठीक है। तो सीलिंग से लटका हुआ है, ब्लेड भी लगे हुए हैं, घूमने लगा, तो मैं मान जाऊंगा कि ये वही सीलिंग फैन है। तो दोबारा मुझसे कोई कहेगा कि सीलिंग फैन बताओ, मैं बता नहीं दूंगा सीलिंग फैन है। एक छोटी सी बात है, तुम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो, हम लोग जैसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कैसे समझते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे समझ में आता है, ठीक है, तो वो उनको जैसे तुम बताओगे ना वो ऐसे ग्रास्प कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई लड़की जा रही है, तुम लोग बोलो इसको बेटा चाची है, तो बोलते हैं चाची बेचारा, ठीक है, हाँ बेटा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे अपने घर में कोई जा रहा है उसको कुछ कह दो तो उसको कुछ कह देगा, तुम उसे चाचा लगते हो, कहता है बेटा उसको चाची कह दो, तुम भाग जाओ, तुम तो कहते हो बेचारा। अब बेचारी को लड़की ढूंढेगी, उसे मालूम है बेचारी बच्चा है तो कोई सिखाया होगा इसको, और पीटेगा, जो पीटना हो तो लड़का पीटेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसको बोलोगे पेन है तो बच्चा जो गौर करेगा वो देखता है कि इसको पेन कहते हैं, ठीक है। वो 2-3 बार, यदि तुमने पेन को दिखा के पेंसिल कह दिया तो उसे पेंसिल ही कहेगा वो। तो एक काम करना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कुत्ते को दिखाकर उसे कहना है शेर, उसको बोलना शेर कहाँ है बेटा, तो कुत्ते को दिखा बोलेगा शेर, ये तो करेगा। अरे आजकल के मम्मी पापा जो होते हैं ना वो बहुत इंग्लिश वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद तो हिंदी बोलेंगे, जब बालक की बात आएगी बेटा व्हाट आर यू डूइंग, मंकी से मंकी, और मंकी भी नहीं बोलेगा, वो टंग ट्विस्टिंग करते हैं, मोंकी बेटा मोंकी। अब खुद आया बंदर आ गया, अब बच्चा है कंफ्यूज है कि बंदर है या मंकी है, क्योंकि उसके लिए 2 अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है, समझे इस बात को। तो जब बार बार आप इस चीज को कहोगे ना, कभी मंकी कहोगे कभी बंदर कहोगे, तो उसके दिमाग में फिर जाता है कि मंकी भी यही है और बंदर भी यही है। तो जब मंकी और मंकी बंदर कहोगे तो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसलिए जब आप पेरेंट्स हो या आप बड़े भाई बहन हो
तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल डीलिंग दीज स्मॉल किड्स। नहीं तो तुम कुछ कहोगे वो जाके कहीं और कुछ कह देंगे। होता है ऐसा? तुम मजाक कर रहे थे, वो जाके पापा के आगे गा देगा, ठीक है, जो छोटा भाई बहन है, मम्मी बेटा कौन सिखा, वो तो भैया बोल रहे थे, जब भैया की पिटाई हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वैसे ही ना मैथमेटिक टिश्यू से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो मतलब 3 चीजें आपको पढ़ना है। एक तो उसका लोकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा उसका फंक्शन। ये 3 चीज जानना है। सबसे पहली बात कि मैथमेटिक टिश्यूज जो लोकेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। तो जहां पर भी ग्रोथ हो रहा होगा, कॉमनली टिप पर जो शूट टिप होता है, रूट टिप होता है, वहां पर मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं। अब सवाल ये है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टरिस्टिक, पहचानना और फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि यदि लिविंग सेल होगा तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होगा। तो जो मैथमेटिक टिश्यूज होंगे उसमें वैक्यूल नाम की चीज नहीं दिखाई देगा आपको। डेंस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस विल बी वेरी प्रोमिनेंट। डेंस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, जो न्यूक्लियस होगा इज प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट कहने का मतलब होता है काफी डिस्टिंग्विश और बड़े साइज का न्यूक्लियस आपको अपेयर करेगा। इसके अलावा जो सेल वॉल होता है वो थिन होगा या थिक होगा? थिक होगा तो टूटेगा नहीं जल्दी, थिन होगा तो आराम से टूट जाएगा। और सेल डिवीजन होना है ना, तो इसीलिए इसका सेल वॉल क्या होगा? थिन होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म खूब सारा हो, सेल वॉल जो है वो थिन हो, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, वो काफी फास्ट होगा। उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे, वो काफी फास्ट चल रहे होंगे। सेल के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी। यदि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यदि किसी सेल के अंदर पाया जाता है तो इसका मतलब वो कौन से सेल्स है? मैथमेटिक सेल्स, ठीक है, ऐसा में। और जहां तक हम बात करें इनके टाइप की, तो मैंने आपको बताया था कि ये एपिकल वाला कहां पे होता है? एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। लेटरल कहां होता है वो बता दिया था आपको। कॉमनली दे आर प्रेजेंट और रिस्पांसिबल फॉर द साइड ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ मतलब साइड ग्रोथ। और वो मेनली जो होता है वो डाइकॉट प्लांट में होता है। किस प्लांट में होता है? डाइकॉट। लेटरल ग्रोथ जो होता है, लेटरल ग्रोथ जो होगा वो डाइकॉट प्लांट में होता है। और डाइकॉट प्लांट में ऐसा क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंटर कैलरी